ये गरजता हुआ झरना नियाग्रा फॉल्स का नहीं, भारत का है। पानी की ये गरज प्रकृति की ताकत भी दिखाती है और शांति का एहसास भी देती है। ये है हमर छत्तीसगढ़। ये दृश्य जो कभी एक भव्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वो अब सुंदरता, रोमांच और शांति का घर है। यहाँ की घाटियां, घने जंगल जादुई है। छत्तीसगढ़ भारतीय इतिहास के उन नायकों की तरह है जो चमक दमक से दूर अपनी एक अलग राह बनाते आए हैं। प्रभु श्री राम और सीता मैया के पुत्र, लव और कुश की जन्मभूमि आज भी अपने अंदर वही तेज और गरिमा संजोए हुए हैं। बस इसे खोजने की जरूरत है। हाइडअवेज विद एसयूवी हमर छत्तीसगढ़ का ये सफर 10 दिनों का है। 10 दिनों में हमें छत्तीसगढ़ के दूर दराज के 5 अलग अलग जिलों का सफर तय करना होगा, जिनमें सिरपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर शामिल होंगे। इन 10 दिनों में अभ्युदय सिंह डैनी अपनी एसयूवी में करीब 4700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मेरे मन में एक विचार आया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर हम एक नए तरह की यात्रा शुरू करने की कोशिश करें। मैं अपनी पूरी यात्रा अपनी गाड़ी में, अपने टेंट में, मौका मिला तो खुद खाना पकाना, नहीं मिला तो वहाँ के मूल निवासियों के बीच में जाकर उनका पारंपरिक भोजन करना, ये मेरे मन में है। मैं कोशिश करूँगा अनएक्सप्लोर्ड, ऐतिहासिक और इंडिजीनियस लोगों को मैं दिखा भी सकूं और उनके बीच में कैसे रहा जाता है यह भी बता सकूं। सिंगरौली से सिरपुर के बीच का यह सफर 473 किलोमीटर का है। ये रास्ता हर पल इस बात का एहसास कराता है कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा का कोई जवाब नहीं। रात्रि विश्राम उपरांत सुबह जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुझे पता चला कि सिरपुर में एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। सर, हम लोग अब पहुंच गए हैं लक्ष्मण मंदिर के प्रांगण में। जो सिरपुर जो है ये महानदी के दाहिने तट पर स्थित है और यह सबसे पहले समलपुरिया शासक सुखदेव राज और परवर राज से शिलालेख और ताम्रपातों से पता चलता है। इसको सिरपुर के नाम से जाना जाता था। उनके बाद फिर उड़ीसा चले गए समलपुरिया शासक। उनके बाद यहाँ पांडुवर्षी शासक आया, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो उसी के शासनकाल में सिरपुर का चक्रवृद्धि विकास हुआ। तो इसमें जैन, बौद्ध और वैष्णव और शिव समुदाय का यहाँ समागम देखने को मिलता है। 2500 साल से भी ज्यादा पुराना सिरपुर और उसमें स्थित इस लक्ष्मण मंदिर में कदम आगे बढ़ाते हुए अभ्युदय को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अब इतिहास का खुद हिस्सा हो। लक्ष्मण मंदिर की दीवारों पर बनी ये खूबसूरत नक्काशी भारतीय शिल्पकारों की कला का प्रमाण दे रही है और इन दीवारों को बेलों के रस और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण करके मजबूत किया गया है। यहाँ का जो राजमाता थे वाष्टा, वो अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में इस लक्ष्मण मंदिर को निर्माण करवाए थे। सर, वास्तुकन में सर ये इसको लक्ष्मण टेम्पल नाम पड़ गया। वास्तुकन में ये विष्णु मंदिर में समर्पित है, क्योंकि यहाँ का जो राजा थे महाशिव बालार्जुन, जो पिता थे वो विष्णु को उपासक थे, इसलिए ये विष्णु मंदिर में समर्पित है।
लक्ष्मण मंदिर ईंटों से ही बना है। दुनिया में ईंटों से बने सिर्फ 6 ऐतिहासिक मंदिर ही हैं और छत्तीसगढ़ का ये लक्ष्मण मंदिर उनमें से एक है। शिल्पकला की दृष्टि से इन लाल ईंटों पर हुई ये बारीक नक्काशी काफी दुर्लभ है। मंदिर के शिखर से लेकर इन खंभों तक इसी बारीक नक्काशी का काम हुआ है। इस ऐतिहासिक स्मारक को करीब से देखना, साथ ही इसके इतिहास को समझना किसी कल्पना के सच होने जैसा था। और अभ्युदय इन नजारों को अपनी यादों में हमेशा के लिए सहेजना चाहते हैं। त्योहार के दिन की सुबह ही कुछ और होती है। आज का दिन है हरेली का। भारतीय कैलेंडर के सावन महीने में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बीच मनाया जाने वाला खास त्योहार। ये त्योहार धान की रुपाई के बाद अपने गायों और बैलों की पूजा की जाती है और अपने सभी खेती में इस्तेमाल किए गए औजारों की पूजा की जाती है। ये त्योहार आदिवासियों के बीच में बड़ा पवित्र माना जाता है। हरेली के दिव्य पर्व से एक दिन पहले वाली रात को ये आदिवासी जंगलों में जाकर एक खास किस्म की जड़ी बूटी लाते हैं, जिसको लेकर ये मान्यता है कि हरेली के दिन इसे खाने से किसी भी तरह की बीमारियां ना तो इन्हें होंगी और ना ही इनके जानवरों को। वैसे तो ये जड़ी बूटियां जहरीली हैं, पर हरेली के दिन इनका जहर काम नहीं करता और ये औषधि में बदल जाती है। हर भारतीय त्योहार की तरह हरेली की रौनक भी कुछ निराली ही है। गांव के हर घर में खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है। लोग अपने अपने घरों से हरा चारा, आटे के पेड़े, रोटी जैसी चीजें गाय बैलों को खिलाते हैं। साथ ही इस दिन खेती में काम आने वाला हल और बाकी औजारों की भी पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ और भगवान बुद्ध का नाता इस महानदी जैसा ही है, गहरा और शांत। महानदी के तट से लगे इन बौद्ध विहारों से कभी भगवान श्री गौतम बुद्ध सारी दुनिया को जीवन के मूल्य सिखाते थे। सिरपुर के ये बौद्ध विहार दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है।
साल 2003 में ASI की खुदाई में मिले ये बौद्ध विहार इतिहास की वो जरूरी कड़ी थी जो कई सालों तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी। 2000 साल पहले सिरपुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल था। इन बौद्ध विहारों में सैकड़ों बौद्ध भिक्षुक रहते थे और धर्म और जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। महानदी के जलमार्ग रास्ते से यहां दुनिया के कोने कोने से पत्थर लाए गए और उन्हें इन मूर्तियों के रूप में तराशा गया। बौद्ध विहारों की इन शिलाओं में पंचतंत्र की कई कहानियां पत्थरों पर नक्काशी करके उकेरी गई हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन सिरपुर 2000 साल पहले व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसकी रौनक को देखने के लिए मशहूर चीनी स्कॉलर हुएन सांग 635 ईस्वी में इसे देखने आए थे। महानदी के जलमार्ग से सिरपुर के कई देशों से व्यापारिक संबंध थे। सिरपुर के इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र में 48 बड़े भंडार गृह हैं, जिनमें 2 साल तक का अनाज और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भरकर रखी जा सकती हैं। ये जगह जो है जी, ये नदी के किनारे, इस जगह के बारे में मुझे बताइए। जी, ये सर ये 6वीं शताब्दी में ये सबसे बड़े मार्केट व्यापार केंद्र था। ये जगह यहाँ अनाज का भंडार मिला है। इसमें 48 भंडारे हैं और उसमें सब में एक एक स्टोर भंडार में कम से कम 6 से 7 कुंटल धान या चावल निर्यात करके यहाँ रखा जाता था। और सबसे एक चीज है, यहाँ आयुर्वेदिक स्नान कुंड ये भी देखने को मिलता है। और लोग यहाँ खास करके अपने व्यापार के लिए, क्योंकि वास्तु का चलन था उस समय, तो लोग अपने वस्तु लाते थे यहाँ और वस्तु लाके उसी को आदान प्रदान होता था। यहाँ से चावल जाता था, निर्यात होता था। तो व्यापारी लोग खास करके यहाँ सूरत से कारोबार होता था, थल मार्ग से, और जल मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो लोग जैसे खिलौने हैं और सिलपट्टे हैं और बहुत सारी चीज़ हैं, खिलौने वाली चीज़ हैं जो दैनिक उपयोग के जो चीज़ लाते थे, वो उपयोग के सामान यहाँ सब चीज़ यहाँ मार्केट में मिला करता था उस समय। ये सब एक सेक्शन में बटा था, जैसे खिलौने का है, अनाज का है, या कोई और दैनिक सामान का है। ये सब अलग अलग सेक्शन में यहाँ सब अपने व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार करते थे। विदेशी लोग भी यहाँ के, क्योंकि ये जो जल मार्ग है, जो ये महानदी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, फिर नाव या सिल्टर द्वारा यहाँ पहुँचा जाता है। यहाँ बंदरगाह भी निकला हुआ है, तो वहाँ से जो लोग आते थे तो अंतर्राष्ट्रीय भी व्यापार होता था। उस समय सिरपुर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े नाम के तौर पर जाना जाता था। हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को माना गया है। उस जमाने का एक स्नान कुंड, जिसे आज हम नई भाषा में स्पा कहने लगे हैं, ये भारतवर्ष में चिकित्सा की पद्धति में से एक था। मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये 6वीं शताब्दी का स्नान कुंड है। इस स्नान कुंड में लोगों को पानी के अंदर लिटाया जाता था। ये जो पीछे आप एक गड्ढा नुमा देख रहे हैं, ये नीचे से इसी स्नान कुंड में जुड़ा हुआ है। जो चिकित्सा कराने व्यक्ति आता था, जो मरीज होता था, उसको यहाँ लिटा के इसके अंदर पानी भर के इस गड्ढे में जड़ी बूटियां रख दिया जाता था। वो फिल्टर होके जड़ी बूटियों का तत्व इस पानी में मिलता था, जिससे चिकित्सा की जाती थी। ये प्रमाणित करता है कि भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सा से हर वो असंभव इलाज किए जाते थे जो दुनिया में कहीं नहीं होते थे। 6वीं शताब्दी के इस स्नान कुंड में मुझे बैठ के बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है।
छत्तीसगढ़ में हमारे सफर को 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसकी संस्कृति के कई रंगों से जो हमारा सामना हुआ, उससे इस सतरंगी राज्य को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। बाढ़ नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 245 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाथी, भालू, तेंदुआ के लिए जानी जाती है, पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की असली जान तो ये हिल मैना है, जो इन जंगलों में दूसरे जानवरों की आवाजों की नकल कर करके शायद पूरे जंगल का मनोरंजन करती है। छत्तीसगढ़ में हिल मैना को राज्य पक्षी का दर्जा मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए बाढ़ नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ का पुराणों से भी गहरा संबंध है। इस जंगल के दूसरे कोने में एक जगह है जिसे लोग कहते हैं कि ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। अब चूंकि वाल्मीकि आश्रम मैंने जो सुन रखा था वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के आसपास सुन रखा था, और जब मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर 2 जगह पे कैसे हो सकता है। ये जगह वाल्मीकि आश्रम के नाम से तो मशहूर है, लेकिन असल में इस जगह का नाम तुरतुरिया है, जिसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम 4 जगह है। एक चित्रकूट, वहीं उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिट्ठू। तीसरा जनकपुर में सीतामढ़ी, जहाँ भगवान का शादी हुई थी। साखोचार पढ़ने के लिए वाल्मीकि जी गए थे कि भगवान राम और लक्ष्मण और माता जानकी सर्वप्रथम वनवास की अवधि जब हुआ तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो आए। कहाँ? प्रयागराज में। भरद्वाज ऋषि से मिले। उसके बाद भरद्वाज ऋषि ने जो है कि उनको इशारा किए कि आगे वाल्मीकि जी हैं। वहाँ से चल करके वो वाल्मीकि आश्रम में आए। कहाँ? चित्रकूट में, जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं। ये खरदूषण का राज था। अब यहाँ आए तो खरदूषण से मुलाकात हुआ, खरदूषण का वध हुआ। वाल्मीकि जी की इच्छा हुई कि चलो दक्षिण भारत अब स्वतंत्र कैसे हुआ, तो वाल्मीकि जी चल करके यहाँ तक आए थे। इसी बीच में पुनः सीता जी को वनवास की बात आ गई तो उनको पता चला कि यहीं पर वाल्मीकि जी हैं। किनको? लक्ष्मण जी को। तो माता जी को इसी नदी के किनारे छोड़ अकेले। वो सीता जी रोने लगी। अब त्रिकालदर्शी तो थी, उनको क्या, वो चल करके देखे तो पता चला कि तो इसी जगह वो आश्रम में वो रहने लग गए। तो यहीं पर जुड़वा संतान पैदा हुई। वाल्मीकि जी उनको संरक्षण में रख लिए। तो यहाँ पर ये वाल्मीकि आश्रम 4था आश्रम, ये ऐतिहासिक माना गया है। यहाँ एक अलग तरह की शांति की अनुभूति होती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे माँ सीता का आज भी यहाँ वास है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरा सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ का है। यहाँ की संस्कृति में भी जंगल, मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच मेलजोल है। महासमुंद जिले के जंगलों के बीच पड़ने वाला मुंगई माता मंदिर इसी अनूठे मेलजोल को दर्शाता है। वर्षों से यहाँ रोज ये भालू परिवार
इसी तरह भूंगई माता की आरती का प्रसाद खाने आते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद चुपचाप वापस जंगल लौट जाते हैं। प्रसाद के साथ साथ इस भालू परिवार को फ्रूट जूस पीने की भी लत लग गई है। स्थानीय लोगों का मानना है ये भालू देवी का दर्शन करने आते हैं। अच्छी चीज है, मान्यताओं को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन एज अ वाइल्ड लाइफ और जो मैंने अपने वाइल्ड लाइफ में सीखा है उसके हिसाब से ये एक तरह का हैबिचुएशन है जो कि पुजारी ने किसी तरह इन भालुओं को कभी न कभी खिलाया होगा और आज वो भालू आदी हो गए हैं और शाम को वो आते हैं, फ्रूटी पीते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, जनता उनको देखती है। मुझे इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहूंगा या इतनी विनती करूंगा कि अंत में वो एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर का व्यवहार कब बदल जाएगा, वो अपने जंगली व्यवहार में आ जाएगा और लोगों के ऊपर हमला कर देगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। वो एकदम से जो ट्विस्ट आएगा उसको जो मेरा मानना है वो पंडित जी संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ प्रशासन से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि जब ये शाम को प्रसाद खाने आते हैं उस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि कम से कम जनता एक सुरक्षित दूरी से देख सके और वो जानवर भी सुरक्षित रहें और जो देखने वाले श्रद्धालु आते हैं वो भी सुरक्षित रहें। बाकी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं से मुझे कोई गुरेज नहीं है। देखने के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन एक सुरक्षित दूरी बनाकर। प्रकृति और मानव के इस अद्भुत मेल को अनुभव करने के बाद हम निकल पड़े यहां से 400 किलोमीटर दूर बस्तर के सफर पर। रास्ते में घने जंगल, मनमोहक दृश्य जिनको देखकर लगता है कि आप दुनिया के किसी और हिस्से में ही हैं। ये शांति, प्रकृति की ये पावनता, यहाँ की हवा और पानी में भी कुछ अलग ही बात है। महासमुंद जिले के सिरपुर और बरनवापारा में कुछ दिन बिताने के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में मैं जा रहा हूँ, जहाँ की चित्रकूट जलप्रपात जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इस जलप्रपात की खासियत यह है कि ये घोड़े के नाल की शेप में है और इसको तुलना करते हैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स। ईश्वर चाहेगा तो बारिश का आनंद भी मिलेगा। बारिश के कारण जलप्रपात की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। मैं चित्रकूट में कैंपिंग करूंगा। जलप्रपात के अगल बगल जो भी स्थान मिलेगा वहां टेंट लगा के और वहीं रात कैंपिंग करूंगा। अगर कश्मीर को जन्नत का दर्जा मिला है तो हमारे छत्तीसगढ़ भी जन्नत से कम नहीं। अच्छी और खूबसूरत जगह कोई और हो ही नहीं सकती। इन वाटरफॉल्स की तुलना अमेरिका के नियाग्रा वाटरफॉल्स से भी की जाती है। कैंपिंग देखने में थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन जो आराम इसमें मिलता है वो महंगे से महंगे होटलों के आलीशान कमरों में भी नहीं है। सुबह जब मैं अपने टेंट से बाहर निकला तो बाहर का नजारा बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। रात भर झरने की मनमोहक आवाज मुझे माँ की लोरी की याद दिला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो माँ अपनी गोद में मुझे सुला रही।
ऊंचाई से गिरता ये विशाल झरना, पानी की ये गरजती आवाज मन में आनंद और शरीर के रोम रोम में रोमांच भर देती है। आपका स्वागत है बस्तर में। बस्तर का नाम आते ही दिमाग में यहाँ की आदिवासी जनजातियां और उनकी रंग रंगीली जीवन शैली आती है। अपने खान पान की ही तरह माड़िया जनजाति के ये लोग काफी साधारण जीवन जीते हैं। शहरी तौर तरीकों से दूर माड़िया जनजाति के लोग खेती पर निर्भर हैं। ये लोग साल में एक बार धान की बुआई करते हैं और बगैर फर्टिलाइजर के पारंपरिक तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। आज माड़िया जाति भले ही खेती के जरिए अपना जीवन यापन करती हो, लेकिन एक जमाने में ये एक शिकारी जनजाति हुआ करती थी। तीर कमान आज भी इनकी संस्कृति का हिस्सा है। त्योहारों में इनको पूजा जाता है। माड़िया जनजाति के हर घर में तीर कमान होना आम बात है। राम 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 राम। पहले के जमाने में आप लोग शिकार खेलते थे। जी 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 जी। कैसे खेलते थे? अपना गांव में पूरा एक कट्टा होते हैं सर। हाँ। कट्टा होने के बाद क्या है, कोई भी शिकार करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद क्या है, शिकार करके उधर से आते हैं, कुछ भी मार रहते हैं, मतलब चिड़िया उड़िया मारते हैं। मारने के बाद क्या है, उसको आके ना सब हर कोई कट्टा करके ना मतलब बना के बैठ के खाते हैं। तो तीर धनुष ये जो हम देख रहे हैं जी, जी। ऐसे ही थे? जी जी जी। इसको दिखाएंगे मामा जी? जी। जो पूरा बांस का बनना जा। ये भी बांस है, ये भी बांस है? जी जी जी। अरे ये भी बांस है। अच्छा। और इसमें वो चिड़िया का पंख लगा है। अच्छा, पंख लगाते हैं। ये तो सीधा जाने के लिए लगाते जी, जी, हैं। जी, तो इसमें कितने बड़े बड़े जानवर मर जाते थे? इसमें मतलब अच्छा नेट में पड़ेगा, नेट में पड़ जाएगा, मतलब एक ही कान में भी मर जाता है सर। अच्छा, ये क्या है? इसमें क्या है, अपना आदिवासी में शादी त्योहार चलता है, उसमें जाते हैं। अब क्योंकि हम इसमें हम मुकुट बनाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये क्या बोले, जंगली का मतलब भैंसा का है, सिंग है। गौर का? जी, गौर का। अच्छा अच्छा। इसको मुकुटी बनाते हैं और उसमें ऐसा पहनते हैं। पहनने के बाद इसको पूरा इसको हम इसमें मतलब हम पहनते हैं। पहनने के बाद ऐसे पहनते हैं सर। और क्या है, ऐसा पहन के अरे वाला गर्दन हम जैसे मतलब हम बेल्ट लगाते हैं। गर्दन तो बेल्ट वाला वो होता है। जी जी जी, ऐसे टाइप का लगाते हैं, ऐसा पहनते हैं। और उसके बाद ये मुकुट बनाते हैं और मुकुट को पहनते हैं ऐसा। तो अब तो दोपहर होने वाली है। जी जी जी। और हम चाह रहे थे कि आपका जहाँ खाना बनता है, जी जी, तो हम देखना चाह रहे थे कि कैसे आपके घर की महिलाएं जो हैं, जी जी, बहू बेटियां जो हैं, जी जी, या मामी हो या आपकी बहू हो, जी जी जी, वो कैसे खाना बनाती हैं। मामा जी चले खाना देखने? हाँ। जलती हुई लकड़ी से उठती ये आग की लपटें खाने के एक एक कण को पका देती हैं, लेकिन धुएं से काली पड़ी ये कच्ची दीवारें खाना पकाने के लिए इन महिलाओं के कठिन परिश्रम को भी दिखाती हैं। ये कश्यप जी। जी सर। ये आपने हमको दिया है जी। क्या चीज है? इसमें सर ये क्या बोलते हैं, चावल है, 5 पहली है, पहला के कुछ भी हो, पानी मिला जाता है, धोते हैं। धोने के बाद उसको लाते हैं, एक टुकना इतना बड़ा रहता है, उसमें डाल देते, निकल जाता है पूरा पानी। अब उसका बाद हो गया, उसका बाद ले जाते हैं, कूटते हैं। कूटने के बाद
एक लंदा चोलन बोलते हैं, उसमें चोलते हैं। अच्छा, चोलने के बाद एक पानी गर्म करते हैं, जामुन टाइप बनाते हैं। मतलब ये चावल की एक तरह से दारू है। जी जी। अच्छा, इसमें ये है हमारे लिए, ये चखने के लिए। जी जी। अब इसमें मुझे दिख रहा है नमक है और लाल मिर्च है। जी। अच्छा, तो इसको थोड़ा पी के हम देखते हैं कि नशा तो ज्यादा नहीं होगा। नहीं सर। चल। ये तो बहुत खट्टा है। कैसा? इसमें तो बिना नमक के नहीं होगा। जी जी। स्वाद अच्छा है जी। लेकिन खटाई ज्यादा है। जी जी। तो इसको कितना पीते हैं आप लोग? नशा होता है या नहीं होता? जो चाय हल्का सा पकड़ता है। इसको 3 दिन के बाद लगाते हैं। 3 दिन के बाद में इसको पीते हैं सर। पीने के 2 दिन पीते हैं सर, उसका बाद फिर ज्यादा होने से नहीं हो पाता है, बाद में पीने नहीं होता है। बट ये पीने में तो अच्छा लग रहा है। जी जी जी। तो कश्यप जी, ये हो गया चावल। जी सर। ये दाल हो गई। जी। और ये जो भाजी है जी, ये कौन सी भाजी है? तो क्या बोलते हैं? टोटा भाजी बोलते हैं सर। ये दाल में और क्या कुछ पड़ा है? भाजी, भेंडा। भाजी तो बढ़िया है आप, चने के साथ बड़ी अच्छी लग रही है। जी। सुबह से शाम तक आज एक माड़िया परिवार में मेरा दिन गुजरा और इनके द्वारा ये भी पता चला कि पास ही में एक मृत्युशिला की जगह है। वो जगह ऐसी है कि इनके परिवार या इनकी जनजाति के जो प्रभुत्व या जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनके मृत्यु के बाद ये लोग शिलाएं बनाते हैं और उन शिलाओं को रास्ते के बगल में स्थापित किया जाता है। स्थापना इसलिए भी की जाती है कि आने जाने वाले लोग उनको सम्मान पूर्वक देखें और साल में एक बार इस जनजाति के द्वारा पितृपक्ष के आसपास ही उनको सम्मान के रूप में महुआ की शराब और चावल के कुछ व्यंजन प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ये शिलाएं 2000 वर्ष से भी पुरानी हैं। साथ ही इन शिलाओं के आकार एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण होता है, जितनी प्रभुत्व होती है, उसी हिसाब से उसकी लंबाई निर्धारित की जाती है। मज़ेदार चीज़ यह है कि इन शिलाओं को आज भी अपनी जनजाति की संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये लोग उसी तरह लगाते हैं और उस शिलाओं के ऊपर लकड़ी की चिड़िया नुमा आकार की एक आकृति भी लगाते हैं। बस्तर को और बारीकी से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट की मदद ली। शकील रिजवी छत्तीसगढ़ की जनजातियों को काफी करीब से जानते हैं। बस्तर में पैदा हुए शकील काफी वक्त से इन जनजातियों के साथ जुड़े हुए हैं और इनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। बस्तर की बहुत सारी खासियतें हैं। सबसे पहला यहाँ का जो फॉरेस्ट है, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, उनके जितने भी रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, कल्चर वाले पार्ट हैं, फूड हैबिट्स है, बहुत अट्रैक्टिव है।
अब आज जैसा नागपुर मार्केट में आपने बहुत सारी चीज़ों को देखी होगी कि यहाँ चावड़ा चटनी जो काफ़ी फेमस है, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी है। बहुत सारी लेंटिल्स आपने देखी कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है जो अब नहीं दिखते। जैसा आपको याद होगा, आपने बेल मेटल की एक रिंग देखी जी, तो जब वो किसी मैरिज में जाते हैं तो वो जो होस्ट होता है वो उनको प्रेजेंट करता है, तो उससे उस आदमी का स्टेटस भी पता चलता है, उसकी एज भी पता चलती है कि भाई उसमें कितने फेस्टिवल है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जो टैटूज हैं, जो गोदना होता है उनका, वो गोदना भी एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का को प्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि उनका ये मानना है कि भाई जैसे हम मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, जब हम वापस अपने एंसेस्टर के पास पहुँचेंगे तो वो हमको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो हर कम्युनिटी का अपना एक गोदना है, अपना एक स्टाइल है, और उसके हिसाब से वो गोदना होता है। ये ट्राइब इतने सीधी जनजाति है, इतने सीधे लोग हैं कि इनके साथ रहने में मजा आता है। बस्तर की सब्जी मंडी में दुकानदार और खरीदार के रूप में ज्यादातर महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ और चावड़ा चटनी, जो कि लाल चींटियों और उनके अंडों की बनी चटनी होती है, थोड़ी तीखी थोड़ी खट्टी, ये चटनी छत्तीसगढ़ की जनजातियों की खास पहचान है। महुआ का नाम शेरो शायरी से किस्से किताबों में आपने सुना होगा, पर छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए महुआ पीना स्वाद, संस्कार, संस्कृति और उत्सव का ही दूसरा नाम है। बस्तर की ये जनजातियां जीवन में जीवंतता के क्या मायने होते हैं, ये समझाती है। जीवन के इन्हीं सबक को सीखकर हमने बस्तर से 122 किलोमीटर दूर नारायणपुर की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाई, जहां की एक खास परंपरा मॉडर्न रिलेशनशिप्स को भी 2-4 बातें सिखा सकती है। आज कोंडा गांव से मैं कातुल बेड़ा नाम की जगह जा रहा हूं, जो एक बहुत छोटा सा गांव है जंगल के अंदर। यहाँ पे मुड़िया ट्राइब है। उनका कल्चर, उनका जीवन जीने की कला, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। वहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा और उनके जीवन जीने की कला कैसे सिखाई जाती है वो भी पता चलेगा। मुरिया जनजाति की इस परंपरा के अनुसार यहाँ के युवक युवतियां इन घोटुल नाम से जाने जाने वाले खास तरह से बने इन घरों में रहना शुरू करते हैं और इन्हीं घोटुल में साथ रह के वक्त बिताते हैं, जीवन जीने के गुर सीखते हैं। इस घोटुल परंपरा में भाग लेने आए युवक और युवतियां एक साथ आपस में पारंपरिक नृत्य करते हैं। आज जिस स्थान पे मैं आया हूँ, ये कातुल बेड़ा नाम की जगह है। मुख्यतः यहाँ पे मुरिया ट्राइब्स के लोग रहते हैं। मुरिया ट्राइब्स और माड़िया ट्राइब्स में अंतर है। ये ट्राइब जो है, इसमें एक बहुत ही विशेष परंपरा है और इनका जीवन जीने का जो तरीका है उसको सीखने के लिए एक विशेष, आप विद्यालय कहें या एक स्थान कहें, जहां उसकी शिक्षा दीक्षा होती है। इस ट्राइब की एक खासियत और है कि यहाँ पे महिला डोमिनेटेड समाज है। यहाँ पे महिलाओं को अधिकार है अपने जीवन साथी चुनने का, और वो तब शुरू होता है
जब वो अपने यौन अवस्था में आते हैं। वो स्थान या वो परंपरा जो सीखने की होती है उसको घोटुल कहते हैं। घोटुल एक गांव के बीच में एक स्थान चुना जाता है जहां शाम के वक्त जो युवा होते हैं, वो महिलाएं और पुरुष दोनों, वो इस स्थान पे आते हैं, आपस में खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और इसी स्थान पे महिलाएं अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। जब उनका चुनाव हो जाता है वो महिला अपने घर में बताती और फिर उसी से उसका विवाह होता है। घोटुल की ये परंपरा इन नवयुगलों को शादी के बंधनों में बंधने से पहले एक दूसरे को जानने, समझने और चुनने का वो मौका देती है जो शहरों की मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी नहीं मिलता। हमर छत्तीसगढ़ की इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम नारायणपुर से 300 किलोमीटर दूर रायपुर के नजदीक एक गांव में एक ऐसे पंथ के लोगों से मिलने के लिए आए हैं जो राम नाम को सिर्फ जपते ही नहीं, राम नाम को अपना हिस्सा मानते हैं। आपकी ये जो रामनामी पंथ की शुरुआत किसके द्वारा और किस सन में हुई? इसका शुरुआत चारपारा नाम के गांव जिला बिलासपुर के परसू और लहरी नाम के दो मालगुजार थे, उन्हीं के द्वारा सन 1875 से इनकी शुरुआत हुई और बड़े भजन मेला के रूप में सन 1911 से प्रचलित है। इसको जो मानने वाले लोग हैं किसी एक विशेष समुदाय से हैं या जाति से हैं या किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं? इसमें किसी जाति या धर्म बंधन नहीं है सर। उस राम राम नाम को भजते हैं जो ब्रह्म राम नाम है, जो सब में बसा हुआ है चराचर में। राम नाम गुदवाने का मतलब क्या, क्यों गुदवाते हैं? राम राम लिखाने का कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इधर के जो ब्रिटिश काल की बात है, सन 1875 की पहले की, कपड़ों में लिखाते थे राम राम। तो जो आताताई शासक होते थे वो इनको नष्ट कर देते थे, मुकुट को, ओढ़नी को। इन्होंने शरीर पे लिखाना चालू किया। वस्त्र को तो जला सकते हो, मुकुट को जला सकते हो, लेकिन हमारे शरीर को कैसे करोगे?
इसलिए उन्होंने राम राम नाम शरीर में लिखाना चाहिए। तो इसको लिखाने में दादाजी को कितना टाइम लगा? इनको लिखाने में इनको लगभग 15-18 दिन लगे हैं। 3 सुई को एक साथ बांध करके ऐसे चुभोया जाता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वहां तक चुभोया जाता है। तो इसमें तो अनगिनत सुइयां चुभी हैं। इन्होंने उस दर्द को सहा है राम राम नाम के कारण। तो ये जन कल्याण के लिए किए हैं। या आगे की जो पीढ़ी है जी, इसमें भी परंपरा जा रही है कि नहीं? जा तो रही सर, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है आज की जनरेशन के हिसाब से। कम रूप में ले रहे हैं। जैसे मैंने 4 अक्षर मस्तक में लिया है, इधर जैसे थोड़ा सा हाथों में ले रखा है। ऐसे आज के जो बच्चे हैं, हालांकि कर्म का जरूर अनुकरण कर रहे हैं। कर्म मतलब जैसे शुद्ध सात्विकी, ये परंपराएं तो विद्यमान है, लेकिन जो ये शरीर के ज्यादा लिखाना थोड़ा कम हो गया है। तो गुलाराम जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमें बुलाया, आपने अपनी संस्कृति और अपने पंथ की जो परंपराएं हैं हमें दिखाया, और हम चाहेंगे कि आप लोग ये मान्यताएं जो आपकी हैं उसको आगे भी बच्चों में जाए। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप सात्विक जीवन जीना सिखाते हैं, नशा मुक्त जीवन जीना सिखाते हैं। और हम पुनः आपसे और दादाजी से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जो प्राकृतिक सुंदरता, वन संपदा, यहाँ के स्थानीय निवासियों, उनके कल्चर, उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी मान्यताएं, उनकी प्रथाएं, जो कुछ भी इस यात्रा के दौरान मुझे देखने को मिली, यह मेरे लिए अभूतपूर्व थी। मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकता। यहाँ के लोगों को मेहमान नवाजी मेरे दिल को छू गई। मन बहुत अभिभूत है, लेकिन अब यह यात्रा समाप्त करने का टाइम आ गया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगली यात्रा के लिए मैं किसी दूसरे स्थान, देश या विदेश में जाऊंगा और वहाँ के जो इंडिजीनियस लोकल लोग हैं उनके बीच में एक नई यात्रा शुरू करूंगा। अगली यात्रा तक के लिए मैं आपसे अल्प विराम लेता हूँ। आशा है आपको ये पसंद आया।